वायरिंग के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है कि BIS नियम है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। उसमें कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं और कुछ गाइडलाइन दी गई, उसके अंतर्गत अपने को वायरिंग करनी है। अभी अपन जो चर्चा करेंगे IS 732 क्या कहता है, BIS 732 उसका लेआउट किस प्रकार से होना चाहिए, इसके अलावा एक सर्किट पर भार कितना होना चाहिए और उसमें विधि में अपन किस प्रकार से कौन कौन सी विधियों से अपन वायरिंग कर सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी दे रखी है। वो है आपका IS 732। पहले अपन देखें कि मेथड कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विधियों से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो एक स्टैंडर्ड जो विधियाँ दे रखी है, इसमें एक है आपका क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग बहुत ही कम काम में लेते हैं क्योंकि ये अस्थायी वायरिंग है। ये 2 वे और 3 वे दो तरह के बनाए जाते हैं। तो वायर इसमें से पिरोया जाता है और ये बेस, केवल बेस और ऊपर का जो कैप है वो हल्का हल्का स्क्रू से बोर्ड पे टाइट कर देते हैं। उसके बाद वायर पिरो करके उसको पूरा कस देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लीटें जगह जगह, ताकि ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट नहीं हो। और अगर आपको सप्ताह भर या 15 दिन की लंबी अवधि के लिए कहीं आपको लाइन ले जानी है तो थोड़ा सा सुरक्षा इसकी हो सकती है। वैसे ये परमानेंट वायरिंग के लिए ये नहीं है। ये जो क्लीट वायरिंग है पूरी तरह टेम्परेरी है। ये लगाना आसान है और खोलना भी आसान है। तो ये एक मेथड होता है क्लीट वायरिंग का। कैब टायर शीथेड, तो उसकी जो ऊपर का जो कवर होता है वो एकदम हार्ड होता है, इसे CTS कहते हैं। और एक होता है TRS, टफ रबड़ शीथेड, जो अपने एक विधि, वायरिंग की जो विधि है इस तरीके से। सर्किट डायग्राम तो अपन थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे, पर सर्किट किस प्रकार का होना चाहिए, जो अपनी आवश्यकता के हिसाब से सर्किट है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो वायरिंग ले जानी है, 2 तार 3 तार जैसे भी ले जाने हैं। अगर मान लो 2 तार ले जाने हैं तो 2, अगर 3 तार ले जाने हैं तो 3 तार की एक क्लिप मिलती है। अगर 4 ले जाने हैं तो इसे 2-2 की 2 क्लिपें पास पास में लगा दो, ठीक है। 2 क्लीटें पास पास में लगा करके 4 वायर ले जा सकते हैं। तो ये क्लीट वायरिंग पूरी तरह अस्थायी है। तो इसकी चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्लीटें लगाने की जो एक दूरी भी एक फिक्स कर रखी है, वो 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई जाती है। एक क्लीट यहाँ लगा रखी है तो दूसरी क्लीट जो है वो दूसरी क्लीट 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी क्लीट, इस प्रकार से ये डिस्टेंस के ऊपर। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि क्लीट वायरिंग के अंदर 2 क्लीटों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये नियम के हिसाब से तो ये आपका 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लगाई जाती है। तो ये हो गया आपका क्लीट वायरिंग। ये पूरी तरह अस्थायी होती है और लगाना आसान है और खोलना भी आसान है, और परमानेंट वायरिंग ये नहीं है। तो ये हो गई आपकी क्लीट वायरिंग। दूसरी जो होती है आपकी बैटन वायरिंग, लकड़ी की अच्छी सागवान की बैटन के ऊपर। ये इससे थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लाइफ है इसकी। और ये पहले पैटर्न होता था, आज से लगभग 20-25 साल पहले करीबन यही वायरिंग करते थे अपन। 1/2 इंच बाय 1/2 इंच, आधा बाय आधा की जो बैटन है, या 3/4 इंच बाय 1/2 इंच, 1/2 इंच मोटाई की बैटन जो ले करके उसके ऊपर इस तरह की क्लिपें जगह जगह लगाई जाती हैं। ऐसे ये क्लिपें लगाई जाएगी और ये क्लिपों को इस बैटन के ऊपर फिक्स किया जाता है। उसके ऊपर यहाँ से तार गुजारे जाते हैं। कंडक्टर जो आपका CTS या TRS, CTS का पूरा नाम है कैब टायर शीथेड, या TRS टफ रबड़ शीथेड। तो टफ रबड़ शीथेड या CTS, TRS या CTS का तार लेकर के और इसके ऊपर ऐसे लगाया जाएगा। उसके बाद इस क्लिप को बेंड करके 2 तार 3 तार जितने भी ले जाने हैं, इसमें से तार गुजार के इस क्लिप को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि ये क्लिपों से वायर की पकड़ हो जाती है और आपकी वायरिंग हो जाती है। तो ये बैटन वायरिंग हो गई। ये भी बहुत पुराना पैटर्न हो गया है। आजकल ये बैटन वायरिंग बहुत ही कम नज़र आती है। ये बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले ये पैटर्न चलता था। इसमें भी वायर जो है वो CTS और TRS लेते तो हैं, लेकिन इसमें वायर के ऊपर यांत्रिक सुरक्षा कुछ भी नहीं रहती है, जिसके कारण इसमें चोट लगने की संभावना और उससे खतरा बना रहता है। तो ये पैटर्न धीरे धीरे कम हो गया। या तो जॉइंट क्लिप आती है, इसमें जॉइंट क्लिप लगा हुआ, या फिर लिंक क्लिप, इस प्रकार से अलग से एक लिंक मिलेगा और एक पत्ती लगेगी। तो उसमें दोनों तरफ वायर बीच में रख करके और क्लिप से उसको बंद कर दिया जाता है। ऐसे क्लिप को
बंद कर दिया जाता है। तो ये पैटर्न आपका भी है बेटन वायरिंग का, ये भी प्रचलन बहुत कम हो गया है। और इसमें लेकिन चूंकि आपको थ्योरी पढ़नी ही है बेटन वायरिंग के बारे में, CTS या TRS वायरिंग के लिए जो क्लिपें लगाई जाती हैं इसका क्या नॉर्म्स है, और पहले जो आपकी जो बैटन है, पहले बैटन को दीवार पर लगाया जाता है, उसके बाद ये जॉइंट क्लिपें लगाई जाती हैं। जॉइंट क्लिपें, उसमें भी एक दूरी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के लिए अलग अलग एक निर्धारित दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि अपना ये 2 क्लिपों के जो बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी, तो वायर जो है वो लटक जाएगा। 15 सेंटीमीटर है वर्टिकल। अगर मान लो वर्टिकल है, अगर आपकी जो बैटन इस प्रकार से जा रही है, बैटन आपने ये वर्टिकल अवस्था में है, तो जैसे ही आपने एक क्लिप यहाँ लगा रखी है, तो दूसरी जो क्लिप है ये इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर, वर्टिकल अवस्था में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्लिपें लगाई जाएगी। जबकि हॉरिजेंटल स्थिति है तो 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी क्लिपें होनी चाहिए, ताकि तार जो है वो लटके नहीं। और ये है, इसमें तार जो है वो खुले रहेंगे। वायरिंग में जो वायर है वो खुले रहते हैं, उसके ऊपर मैकेनिकल सुरक्षा कुछ भी नहीं होती है, सीधी चोट लग सकती है। इसलिए इसका जो उपयोग जो करना है, केवल आप ऐसे स्थानों पर, कोई ऑफिस वगैरह है उसमें इसका यूज़ होता है, और कहीं वर्कशॉप में इसका उपयोग नहीं करते हैं। जो बैटन वायरिंग इस प्रकार की होती, ये हो गया। अब अपन विस्तार से अपन अध्ययन करते हैं कैसिंग केपिंग और कंड्यूट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और हमें यही वायरिंग करनी है। अपन जाएंगे तब भी ये आपको कैसिंग केपिंग और कंड्यूट वायरिंग ही करनी है। तो जहाँ कहीं भी आप मार्केट में कहीं काम लेते हो, सामान्य तौर पर अगर कहीं मार्केट में कहीं काम करते हो, तो उसमें आपको कैसिंग केपिंग या कंड्यूट 2 ही विधियाँ अभी वर्तमान में जो प्रचलन में हैं। अभी ये विधि है आपकी PVC कैसिंग केपिंग। PVC कैसिंग केपिंग या PVC चैनल वायरिंग, तो मार्केट में ये PVC कैसिंग केपिंग अलग अलग साइज़ों की मिलती है। जैसे कि ये उसकी जो एक मोटाई है वो 10 mm फिक्स है, 10 mm तो उसकी ऊंचाई है, मोटाई है, और साइज़ उसकी 10 mm बाय 15 mm चौड़ाई है। उसके आधार पर अलग अलग साइज़ की जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो ये 10 बाय 15 की, तो 15 के बाद फिर 20, 25, 30, 40, इनमें आपको वायर को गुजारने की जो क्षमता है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग है कि आपको आवश्यकता कितने वायर गुजारने की, उसके अनुसार इनका चयन किया जाता है। तो आपकी जो वायरिंग है उसमें कितने वायर रन कर सकते हैं, इसके लिए आपको पहले लेआउट डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेआउट डायग्राम बनाने के बाद आप वायरिंग डायग्राम बनेंगे। वायरिंग डायग्राम में कितने वायर उस रास्ते से गुजरेंगे, तो उस रास्ते पर कौन सी कैसिंग केपिंग आपको उपयुक्त रहेगी, इसका जो चयन करना है वो आपकी वायरिंग डायग्राम के आधार पर ये तय होगा। तारों की संख्या, अगर आपको जितने तार गुजारने हैं उस अनुसार आप इसका चयन कर सकते हैं। ये निर्भर करता है आपकी वायरिंग पर कि आपके वायरिंग में लेआउट डायग्राम बनाने के बाद उसमें से कितने तार रन करेंगे, कितने वायर गुजर रहे हैं, उस अनुसार आप कैसिंग केपिंग का निर्धारण करते हैं। कैसिंग के अंदर क्या होता है कि एक कैसिंग नीचे का बेस हो जाएगा, उसमें फिर वायर रख करके उसके ऊपर कैपिंग रख दी जाती है। वायर गुजारने के बाद उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। तो इनमें कुछ अलग अलग, जहां आपका वायरिंग टर्न हो रही है, या वायरिंग का जहीं की टी जॉइंट है तो टी जॉइंट लगाना है, कॉर्नर जॉइंट लगाना है, इसके बारे में अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग विधियाँ हैं, जो छोटा सा अपन ये देख लेंगे कि जहाँ कहीं कॉर्नर है तो आपको किस प्रकार से लाइन गुजारनी है, आपको मोड़ना है लाइन को, वहाँ पर कैसिंग केपिंग का जॉइंट किस प्रकार से होगा। तो अलग अलग प्रकार के PVC के जो जॉइंट्स हैं वो आपको लगाने हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक ढक्कन भी मिलता है, जो ढक्कन लगा करके आप वायरिंग कर सकते हैं, PVC कंड्यूट या स्टील कंड्यूट। और इनमें जो विधियाँ हैं, 2 विधियाँ हैं। एक है कंसील्ड, जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड। ये जो वायरिंग है, कंड्यूट वायरिंग जो अंडरग्राउंड है, वो सतह के अंदर की जाती है। जब आपका जो भवन बन रहा होता है तब से ही शुरू करना है। जैसे ही कोई भवन का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग कोई बन रही है, तो उसमें जैसे ही आपकी छत के लिए जैसे सलिया वगैरह बांधे जाते हैं, सलियों के ऊपर ही आपकी पाइपलाइन बिछा करके, ताकि उसको पूरा जो कंक्रीट से उसको भर दिया जाता है, ताकि आपका जो पाइप है वो कंक्रीट में
छत के अंदर से ही दबना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर दीवारों में झिरी बना करके, मतलब नाली बना करके, और पाइप को अंदर दबाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर हो जाता है, इसकी सहायता से जो पाइप है वो अंदर की ओर सतह के अंदर रहते हैं। तो ये विधि कहलाती है कंसील्ड वायरिंग या अंडरग्राउंड वायरिंग। इसमें जगह जगह इंस्पेक्शन के लिए बॉक्स लगाए जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी जांच की जा सके। अगर कोई फॉल्ट दोष अगर आता है तो उसका दोष का निवारण भी करना है आप। ये तो फैन बॉक्स है, सीलिंग फैन का जो फैन बॉक्स है। इस छत का जो बॉक्स है, इस बॉक्स को जब छत की जो पाइपलाइन जो डाली जाती है उस समय ये फैन बॉक्स लगाया जाता है। वाल बॉक्स फॉर कंड्यूट वायरिंग, ये वाल बॉक्स जो है वो दीवार के अंदर कंसील्ड वायरिंग में ये काम में लिए जाते हैं, कंसील्ड वायरिंग के लिए आपको। तो जहाँ जंक्शन बॉक्स होगा तो उसको खोल करके ना आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो जगह जगह पर आपको जंक्शन बॉक्स लगाने हैं जहाँ आपको इंस्पेक्शन और फॉल्ट रिमूव कर सकें। और दूसरी जो विधि होती है सरफेस अनकंसील्ड का मतलब सतह के ऊपर, सरफेस सतह के ऊपर, सतह के ऊपर कंड्यूट वायरिंग। तो कंड्यूट वायरिंग सतह के ऊपर और सतह के अंदर, दो विधियों में। और पाइप जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो स्टील का या पीवीसी का। इसका जो डायमीटर है, उसकी जो पाइप की जो साइज़ आती है वो उसके डायमीटर से आती है। उसका जो डायमीटर पाइप जो है उसका आउटर डाया, ये बाहरी व्यास आपको पाइप उपलब्ध होते हैं। ये ध्यान में रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंड्यूट पाइप के साइज़ किस प्रकार से ली जाती है। तो उसकी लंबाई से नहीं लेते हैं, उसके व्यास से ली जाती है, उसके डायमीटर से। वो भी इसका आउटर का जो डाया है उसके बाहरी व्यास से उसकी साइज़ ली जाती है, जो आपके वायरिंग में जो उपयोग में लिया जाता है पाइप। इसमें बहुत सारी एसेसरीज़ अलग अलग, जिसमें जंक्शन बॉक्स होता है, बेंड है, टी है, इंस्पेक्शन टी है। तो ये इंस्पेक्शन टी भी होता है, इंस्पेक्शन एल्बो है, इंस्पेक्शन बेंड है। बेंड और एल्बो में अंतर खास तौर से ये ध्यान रखना है कि एल्बो जो होता है वो थोड़ा शार्प, बेंड लंबा कर्व लिए रहता है, जबकि एल्बो जो है वो एकदम तीखा मोड़ लिया हुआ है। ये लंबा मोड़ है, ये तीखा मोड़ है। तो ये बेंड और एल्बो में ये अंतर होता है। तो बेंड और एल्बो, टी तो आप पहचानते हैं कि जो टी की आकृति है इसलिए ये टी है। इसमें भी ये इंस्पेक्शन टाइप है, तो ये ढक्कन खुल जाता है ऊपर का। और जंक्शन बॉक्स वैसे ही इंस्पेक्शन वाले होते हैं जिसमें ढक्कन लगा होता है। ढक्कन खोल करके आप उसमें देख सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं समय समय पे। अगर आपको मतलब कहीं लाइन एक्सटेंशन करनी है या कहीं से गुजारनी है और आपको जॉइंट लेना है तो जॉइंट भी चेक भी कर सकते हो, फॉल्ट दोष आने पर उसको रिपेयर भी कर सकते हो। और जहाँ आपका जो बॉक्स लगाया जाता है, जहाँ स्विच बोर्ड है, वो भी एक अंडरग्राउंड बक्सा जो लगाया जाता है जिसमें स्विच सॉकेट वगैरह लगाया जाता है। ये तो होगी आपकी जानकारी। फेज़ स्विच के थ्रू होना चाहिए। लाइव वायर मतलब फेज़ वायर, जैसे में ये लाइव कंडक्टर। और द न्यूट्रल शेल आल्सो भी मार्क, इसमें न्यूट्रल का और फेज़ का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो नो ब्रेक इन द न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल वायर में किसी प्रकार कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल वायर कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मेन स्विच ऐसी जगह होना चाहिए जो आसानी से आप उसको ऑपरेट कर सकें। अगला बिंदु ये कहता है कि आपका जो स्विच बोर्ड की जो स्थिति है वो ऐसे स्थान पर जहाँ जैसे वॉशिंग यूनिट हो, वॉशिंग कमरा हो, जहाँ कपड़े धोने का हो, जो बाथरूम वगैरह है, तो ऐसा टॉयलेट वगैरह है, किचन है, तो उससे 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगर कोई उपकरण आपका मतलब 250 वोल्ट से अधिक का है, अर्थात मतलब 3 फेज़ का है, तो 3 फेज़ के साथ में फिर ये इंडिकेशन होना चाहिए कि तीनों फेज़ों में जो कलर है वो निर्धारित है कि लाल, पीला और नीला जो फेज़ के लिए है और न्यूट्रल के लिए काला। और इसके अलावा अगर मान लो डीसी की सप्लाई है, डायरेक्ट करंट है, तो डायरेक्ट करंट में जो है आपका जो पॉजिटिव वायर है जो लाल कलर का होना चाहिए और नेगेटिव वायर नीले कलर का होना चाहिए। नेगेटिव नीले कलर का और न्यूट्रल ब्लैक कलर का जो सेंटर वायर है। तो इस प्रकार से ये कलर का भी एक निर्देश जो दिए गए हैं, हमें ये ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको वायरिंग करनी है। न्यूट्रल के लिए तो न्यूट्रल लिंक होना चाहिए, न्यूट्रल और अर्थ के लिए जो है वो सर्किट का। इसके साथ फिर लाइव वायर जो है फेज़ के साथ आपका एक सर्किट ब्रेकर होना चाहिए या फ्यूज़ होना चाहिए, फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर होना चाहिए। और सब सर्किट लाइट फैंस में भी वायर द कॉमन सर्किट, किसी भी एक सब सर्किट
शेल नॉट हैव बीन मोर देन टोटल नंबर ऑफ 10 पॉइंट। 10 पॉइंट मतलब होल्डर और स्विच सॉकेट जितने भी हैं 10 से अधिक हो जाते हैं तो आपको पृथक से एक सर्किट बनाना है। सॉकेट आउटलेट सभी जोड़ दिया जाए तो उसका जो भार है वो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये 800 वाट का जो भार दे रखा है तो 800 वाट से अधिक हो जाते हैं तो फिर आपको दूसरा सर्किट अलग से लेना है। फ्यूज़ के अंदर जो फ्यूज़ का जो तार लगाया जाए वो उसके जो निर्धारित करंट से अधिक का नहीं लगाना चाहिए। करंट रेटिंग सबसे पहले जैसे आप क्या करते हैं कि पूरे बिल्डिंग के अंदर जैसे मान लो कि नई बिल्डिंग बनी है उसमें आपको वायरिंग करनी है, पहले आप अच्छी तरह उसमें भ्रमण करें। भ्रमण करने के बाद फिर आप एक लेआउट प्लान तैयार करें कि लेआउट प्लान में वायरिंग हमारी यहाँ से जाएगी और आगे इस प्रकार से यहाँ से इन रास्तों से होते हुए अलग अलग मुख्य दरवाजे जहाँ हैं वहाँ से लाइन कैसे प्रवेश करेगी, कहाँ जाएगी, ये देख लें। और उसके बाद एक लाइन मार्क इसमें करना है। मार्किंग करने के लिए जो विधि है आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आपको दीवारों पे मार्क करना है। लाइन को मार्किंग करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। प्लम बम का उपयोग निशान करने के लिए, लंबवत मार्किंग करने के लिए आपका प्लम बम है। रेवल नली, इस नली का भी उपयोग करके आप इस दीवार की जो लाइन जा रही है और अगली दीवार की लाइन के एकदम लाइन का जो लेवल है दूसरी दीवार के साथ मिलाना हो तो उसमें आपका जल तल मार्क करने के बाद फिर आप जैसे लेआउट प्लान बनाएंगे तो उसमें कितने तार गुजरेंगे, जब आपको वायर का एस्टिमेट देना है कितने बंडल वायर लगेगा या कितना पाइप लगेगा ये तय करना है। और उसमें जो वायर जो गुजरने की संख्या देखनी है तो आपको सबसे पहले ये निश्चित करना पड़ेगा कि उसमें सर्किट कितने बन रहे हैं, भार कितना है, इसका जो निर्धारण करना है। ये सर्किट बनाने का काम है वो अपना है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट उसने बता दी, मकान मालिक ने रिक्वायरमेंट बता दी कि मुझे ये यहाँ 4 पॉइंट चाहिए या 10 पॉइंट चाहिए। पॉइंट का मतलब ये होता है कि जितने बल्ब और फैन हैं, लाइट और फैन, वो अलग एक पॉइंट हो गया, सॉकेट एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा पावर का जो है जहाँ आपको हीटर चलाना है या कोई ग्रीज़र है या कोई बड़ा ऐसा उपकरण चलाना है जिसमें आपको पावर प्लग 16 एम्पीयर से ज़्यादा चाहिए तो पावर प्लग, तो उसकी लाइन है कि पावर की और लाइटिंग की दोनों की अलग अलग सर्किट होनी चाहिए। पहला तो ये हो गया कि पावर का सर्किट अलग, लाइटिंग और फैन का सर्किट अलग होना चाहिए। अब लाइटिंग और फैन में कितनी संख्या होनी चाहिए ये संख्या निर्धारण करने के लिए ये बता दिया कि उसमें सब सर्किट, उसको अपन सब सर्किट बोलते हैं। जो सब सर्किट, मान ला कि अगर किसी मकान के अंदर 5 या 6 कमरे हैं उसमें 2 कमरों के मिला करके ना आपके 10 पॉइंट हो जाते हैं तो फिर तीसरे कमरे की जो लाइन ले जानी है आपको सेपरेट ले जानी है तो वो 2 कमरे का जो सर्किट हो गया वो सब सर्किट हो गया। तो फेज और न्यूट्रल मेन से अलग लेके जाने हैं। तो ये सब सर्किट जो है, सब सर्किट में एक सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कह रहा है। तो उसके आधार पर ही अपने को वायरिंग करनी है। तो 800 वाट से अधिक का भार नहीं होना चाहिए। अब 800 वाट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 800 वाट का जो कैलकुलेशन आपको करना है, अब आपको जो रिक्वायरमेंट है तो उसकी गणना किस आधार पर करेंगे कि माना कि कोई लैंप है तो लैंप जो है आपका 60 वाट क्षमता मानना है, बल्ब है तो 60 वाट की कैपेसिटी हो गई, सीलिंग फैन है तो 60 वाट हो गया, टेबल फैन है तो 60 वाट हो गया, 6 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट की जो गणना करनी है आपको 100 वाट के हिसाब से गणना करनी है। ये सारे जो पॉइंट है वो गिने जाएंगे तो 1 2 3 4 पॉइंट है और पॉइंटों की संख्या आप जो लेआउट बनाएंगे लेआउट में उसकी आवश्यकता के हिसाब से जो मकान में कितनी रिक्वायरमेंट है और मकान मालिक से संपर्क करके एक बार उसका प्लानिंग कर लें तो उसके आधार पर फिर सर्किटों की संख्या निर्धारित करनी है। तो उसकी टोटल जो वाटेज कैपेसिटी है उसके आधार पर 800 वाट से अधिक अगर हो जाता है तो उसको दूसरा एक सर्किट बना लेना है और अगर आवश्यकता पड़ने पर 2 3 4 ऐसे सर्किट भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक परिपथ का जो भार है वो निकाल सकते हैं। एक सब सर्किट का भार आपको निकालना है तो ये विधि काम में लेनी है। इसके अलावा ये हो गया आपका लाइट और फैन का अलग से, फेज न्यूट्रल अलग, मेन बोर्ड से लेके गए फेज न्यूट्रल अर्थ आपने जोड़ दिया। लेआउट डायग्राम आप देख ही लेंगे तो पिछला जो बना हुआ है आपको बताया कि लेआउट डायग्राम में क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। उसमें वायरों की गुजरने की संख्या होती है तो जहाँ से लाइनें आपकी जा रही हैं उसमें कितने तारों की संख्या होगी वो आप निर्धारण कर लेना। पावर के लिए आपको 300 वाट या 2 पॉइंट 1 पॉइंट 1500 वाट का मानते हुए कैलकुलेशन करना है। तो 2 पॉइंट से अधिक एक सर्किट में नहीं होने चाहिए। अगर मान लो 4 जगह आपको पावर प्लग लगाने या 3 पावर प्लग लगाने तो उसके 2 सर्किट बनेंगे। तो इस प्रकार से परिपथ का निर्धारण आपको करना है। उसके बाद आपको जो मुख्य स्विच और स्विच बोर्ड जो कहाँ कहाँ लगाने हैं कि मेन स्विच और स्विच बोर्ड कहाँ कहाँ लगाने हैं
तो मेन स्विच ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ पर बाहर का एक कंट्रोल हो, उस लाइन का जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन मतलब जहाँ से लाइन आती है ना, विद्युत विभाग से जो आपके लाइन घर तक आती है तो उसे रिसेप्शन हो गया। वो लाइन जहाँ रिसेप्शन हो रहा है, जहाँ आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है, उसके ठीक पास में आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगेगा, वहाँ से वितरण होगा। और सारी जो वायरिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही की जाती है। तो वितरण करने की जो जगह होगी वो घर के मुख्य द्वार या इसके पास में ही होना चाहिए जहाँ से आपका सेंटर पड़ता हो। इसके बाद स्विच बोर्ड की लोकेशन, हमेशा ये स्विच बोर्ड में ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो दरवाज़ा खोलते ही बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड में, ताकि राइट हैंड साइड से उसको आसानी से ऑपरेट कर सकें। तो ये थोड़ा कोशिश ये करनी है कि जो स्विच बोर्ड है वो मकान के दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड में लगाएं तो ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो ये छोटी मोटी जो जानकारियाँ हैं आपको स्विच बोर्ड, मेन स्विच आपने देख ही लिया, मेन स्विच कहाँ लगना चाहिए, जो मेन रिसेप्शन जो है जहाँ आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसके ठीक पास में आपका एक मुख्य स्विच लगा होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको बंद कर दें तो पूरे घर की लाइटें बंद हो जाएं और आप जो भी मेंटेनेंस करना चाहते हैं, कोई फॉल्ट वगैरह आ गया तो भी आसानी से उसको बंद कर सकें। तो ये होना चाहिए। स्विच की जो ऊंचाई है फर्श से 2 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। ज़मीन का जो लेवल है उससे 2 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए, ताकि आदमी आसानी से उसको ऑपरेट कर सके। 2 मीटर से ऊंचा अगर होगा तो वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा, तो फिर वो स्टूल लेना पड़ेगा। कहीं इमरजेंसी आ गई, आपातकालीन स्थिति आ गई तो उसको फिर ऑपरेट कैसे करेगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश दिए हैं। अगर इस प्रकार की वायरिंग करो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेन स्विच जो है वो एक तो सेंटर में होना चाहिए, दूसरा फर्श से 2 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। इससे अधिक ज़्यादा ऊंचा मेन स्विच नहीं होना चाहिए। स्विच बोर्ड ऐसा भी नहीं कि वो एकदम नीचे आ जाए और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं, ज़्यादा नीचा भी नहीं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना देते 1.3 मीटर, 1.3 या तो 130 सेंटीमीटर, 1.3 मीटर पर सारे स्विच बोर्ड आना चाहिए। मकान के अंदर जितने भी स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, इस कमरे में, दूसरे कमरे में, सब जगह एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आपको इस प्रकार से करेंगे तो ये वायरिंग जो है चला सके। कोशिश ये करना कि ये स्विच बोर्ड दरवाजे के बाईं साइड में हो, लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो ये निर्देश हो गए। इसके अलावा आपका जो लैंप पॉइंट है, बल्ब जितने भी हैं, उसकी रोशनी आपके फर्श पर और जो आप काम कर रहे हैं बराबर रोशनी आवे, इसके लिए उसकी जो ऊंचाई है 2.25 मीटर या इससे ज़्यादा ऊंचा हो गया, एकदम छत से चिपका करके आपने होल्डर लगा दिया तो उसको बदलने में दिक्कत आएगी, उसकी रोशनी फर्श तक पूरी आएगी नहीं। तो इसमें भी एक निर्देश दे दिए गए हैं कि लैंप पॉइंट जो है वो फर्श का लेवल जो है उससे फर्श तल से 2.25 मीटर से ज़्यादा ऊंचा आपको नहीं लगाना है और ज़्यादा नीचा भी नहीं लगाना है, ताकि ये फिर डैमेज होने की संभावना है। ज़्यादा नीचा तो नहीं लगाना, फर्श से 2.25 मीटर की ऊंचाई पर। इसी के साथ साथ अगर आप उसी में, क्योंकि पंखे लगाने ही हैं, तो छत का पंखा जो लगा हुआ है तो छत का पंखे की जो फर्श से जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 2.4 मीटर होनी चाहिए। तो फर्श से ऊंचाई 2.4 मीटर, ये कहता है आपका BIS ने ये निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से आप वायरिंग करें, आपकी अच्छी होगी, सुविधाजनक होगी। अगर मकान कंप्लीट हो गया है उसके बाद वायरिंग करनी है तो आप अंडरग्राउंड उसकी नहीं कर सकते हैं। तो ये पिछले एक बार क्वेश्चन में भी आया था कि तैयार मकान, जो मकान तैयार हो गया है तो उसमें कौन सी वायरिंग आपकी नहीं की जा सकती, तो अंडरग्राउंड वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग आप नहीं कर सकते।